बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और खुश व खुर्म होंगे, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपकी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और हमेशा इसी तरह खुश व खुर्म ज़िंदगी बसर करते रहे, आमीन। सबसे पहले आप लोगों को जुम्मतुल विदा की मुबारक हो। अल्लाह पाक उम्मत मुस्लिमा पर अपना रहम फरमाए और इस बाबरकत दिन के सदक़े उसकी वजह से जो उम्मत मुस्लिमा को मुश्किलात पेश आ रही हैं, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन को, उन मुश्किलात को अल्लाह ताला दूर फरमाए और उनके लिए आसान नवाज़ फरमाए, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहता है। उनकी रोशनी में हम अपनी इस्लाह भी करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सबको उनके कमेंट्स के जवाब दिए जा सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के वीडियो की जानिब। हमारे 3-4 मौजू हैं आज के वीडियो में। टाइम के मुनासिब से देखे गए कितने मौज़ूआत को हम कवर कर सकते हैं। जेल में इमरान साहब की मीटिंग्स हैं, उनकी मुलाकातें हैं। मरवत साहब जो उनके फोकल पर्सन थे, उनके बारे में मुतज़ाद इतलात है कि फ़ारिग हो गए, फ़ारिग नहीं हुए। फिर ये है कि बुशरा बीवी का ज़हर खुरानी का मामला टाइट फिश हो गया, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद ये जो रिहाई के अमल हो रहे हैं, ये सबको PTA के कारकुनों को और उनके लीडरों को थोक के हिसाब से बोरिया भर भर के जो ज़मानतें मिल रही हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद UK का एक रिप्यूटेबल अखबार है गार्जियन, उसमें इंडिया के हवाले से पाकिस्तान में मुदाखलत की जो खबर छपी है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इमरान साहब के बारे में, उनके जेल में शब रोज़ के बारे में, और फिर उनकी पार्टी जो चीखो पुकार करती रहती है कि जी हमें मुलाकातें नहीं करने दी जाती, उनकी क्या हकीकत है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ख़बर ये है कि परसों और कल जेल में इमरान खान साहब ने अपनी कोर कमेटी की मीटिंग की। अब आप ये सोच लें कि जेल के अंदर बैठकर मीटिंग्स कर रहे हैं, 6-8 बंदों को बुलाकर अपनी कोर कमेटी के जो अरकान हैं, उनकी जेल में इमरान खान साहब की समाअत थी। और समाअत के बाद जो है उन्होंने अपने जो, क्योंकि ज़्यादातर तो उनके लोग जो है मीटिंग फोकल पर्सन वोकला हैं, तो उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। और ये काफ़ी लंबी बैठक थी जिसमें बहुत से फैसले किए गए। और उसी मीटिंग के दौरान इमरान खान ने अपने फोकल पर्सन चेंज किए। उन्होंने जो पुराने चेहरे थे PTA के, उनको सामने लेकर आए हैं। और जो उनकी अदम मौजूदगी में जो पुराने चेहरे जब छुपे हुए थे, भागे हुए थे, अंडरग्राउंड थे, गिरफ्तार के खौफ से सामने नहीं आ रहे थे, चूहों की तरह बिल्लू में घुसे हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्लू से बाहर आ रहे हैं। और अब इमरान खान साहब ने उन्हीं पुराने चेहरों को दोबारा जो है ना फोकल पर्सन के तौर पर उनके नाम तजवीज़ किए हैं, उनका ऐलान किया है। और जो नए चेहरे, यूँ समझ लें कि ये लोग वो थे कि जो पुराने लोगों के एब्सेंस में उनकी जगह पर आर्जी तौर पर काम कर रहे थे, उनको जो है वो वापस ले लिया है। और उनको जो है पाबंदी लगा दी है, उनसे वो अहदे और उनके जो ऑफिस बेयरर के जो अहदे थे कोई फोकल पर्सन के, वो उनसे वापस ले लिए है। लेकिन ये इसकी वजूहात भी हैं, क्योंकि अगर बज़ाहिर देखा जाए तो पुराने चेहरों के मुकाबले में नए चेहरे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम कर रहे थे। और उन्होंने मुश्किल वक्त में, जबकि PTA के कारकुन या PTA के पुराने लीडरों को हिम्मत नहीं हो रही थी रोड्स के ऊपर आने की या अपना सामने आने की, अपना चेहरा दिखाने की, तो घरों में रहने की भी हिम्मत नहीं थी उनको ख़तरा था कि उनको उठा लिया जाएगा। और वो पता नहीं कहाँ कहाँ के जंगलों में, बिल्लों में छुपे हुए थे। उनकी गैर मौजूदगी में इन्होंने PTA को ज़िंदा रखा, ना सिर्फ ज़िंदा रखा बल्कि हुकूमत का मुकाबला भी करते रहे। और अगर आप इसको हुकूमत का जबर और तसल्लुत कहते हैं तो उसका भी मुकाबला करते रहे, हुकूमती जबर का मुकाबला करते रहे। और PTA को ज़िंदा रखा, उनकी एक्टिविटीज़ जारी रखी। और हर जगह पर, हर मैदान में जलसे भी किए उन्होंने, जलूस भी निकाले, रैलियाँ भी निकाली, हर पॉलिटिकल एक्टिविटी उन्होंने की। मगर उनमें ख़ास तौर पर जो थे, वो आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब जो थे, वो इस मामले में सर फहरिस्त थे और अब भी हैं। लेकिन
अब उन लोगों को जो एग्रेशन वाले लोग थे, जो एग्रेसिव माइंड रखने वाले लोग थे, उनको इमरान खान साहब ने मना कर दिया है। तो ये क्या हिकमत अमली है, इसके बारे में आप लोग ये सोचें कि ये जो है पसे पर्दा, अगर आप इमरान खान साहब के अपना भी मिजाज देखें तो वो भी आजकल बहुत धीमे अंदाज में हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, और हर तरफ से जहाँ जहाँ से तनकीद हो रही थी इमरान खान साहब ने उनको तकरीबन मना ही कर दिया है। तनकीद तो हो रही है लेकिन अब उस अंदाज में नहीं हो रही, उस अंदाज में शोर शराबा नहीं हो रहा जैसे पहले हो रहा था। तो ये किस चीज़ की निशानी है। और फिर एक और उसका सबूत भी है कि अदालतों से उनको बोरियाँ भर भर के जो है ना वो ज़मानतें मिल रही हैं, केसेस में सज़ा हो चुकी है मगर वो सज़ाएँ मुअत्तल हो गई हैं। तो ये क्या है, ये किस चीज़ की निशानी है। ये निशानी है कि पस पर्दा कुछ तो है कि जिसकी ये पर्दादारी है। ये पर्दादारी ये है कि इमरान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट इंगेज है। इमरान साहब, बल्कि इमरान साहब इंगेज है उनके साथ, एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं, इमरान खान उनके साथ इंगेज है। इमरान खान किसी सबूत में भी अब बाहर आना चाहते हैं, तो वो उनके साथ किसी मुआहदे पर, किसी डील के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कल तक शोर मचाते थे कि ना डील होगी, ना डील होगी, ना डील होगी, दूसरों को जाकर जो कहा करते थे, और एनआरओ नहीं दूंगा, मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, ओ जरदारी, ओ नवाज शरीफ सुन लो, मैं तुम्हें एनआरओ नहीं दूंगा। तो वो एनआरओ उन्होंने तो नहीं मांगा था कभी, मगर इमरान साहब जो है दर पर्दा एनआरओ मांग चुके हैं। और शायद ये कुछ शवाहद ऐसे हैं, कुछ इशारे ऐसे हैं कि शायद उनकी दरख्वास्त पर अमल किया जाए, लेकिन कुछ शराइत के साथ। मगर अगर किसी जगह पर शराइत पर कहीं पर कोई गड़बड़ हुई, कहीं पर शराइत जो है ना वो आड़े आ गई कि कुछ शराइत जो है इमरान खान साहब नहीं पूरी कर सकते, तो फिर ये अमल रुक जाएगा और फिर उसके बाद नए सिरे से दोबारा वही काम शुरू हो जाएगा जो पहले हो रहा था। तो रिहाई की अमल अभी तो बहुत तेज़ी से जारी है। इमरान खान साहब के मुकदमात जो है ना वो मुअत्तल किए गए, सज़ाएँ ख़त्म नहीं की गई। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मुअत्तली का मतलब ये है कि ये सज़ाएँ दोबारा नए उसके हाई कोर्ट की जो इसमें पर जो ट्रायल होगा या हाई कोर्ट ट्रायल के लिए वापस भेजती है, उसके बाद ये सज़ाएँ दोबारा भी दी जा सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, बल्कि जितनी सज़ा दी गई है तो ख़त्म नहीं हुई और बरी भी किए जा सकते हैं, लेकिन अभी बरियात उनकी हो ही नहीं है। तो इसमें नज़र ये आ रहा है कि इमरान पीटीआई के जो लीडर ये शोर मचा रहे हैं कि इमरान साहब जो है अप्रैल में बाहर आ जाएंगे, ईद के फ़ौरन बाद वो बाहर होंगे, तो ये उनकी भूल है बाहर, ये उनकी खामख्याली, जो मेरा नुक्ता नज़र है, जो मेरा दिमाग काम करता है, जो मेरा अपना तजर्बा है या जो मेरी नज़र देख रही है, उसमें ये है कि इनके साथ नरमी तो बढ़ती जा रही है इमरान खान के साथ, लेकिन कम अज़ कम कोई एक केस ऐसा होगा कि जिसमें इनको रगड़ा लगाया जाएगा। और मेरा जहाँ तक ख्याल है इमरान साहब को मज़ीद 2-2.5 साल तक बाहर आने के लिए शायद इनको मौका ना दिया जा सके। डील्स हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर अब इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछली दफ़ा जिस तरह 2018 में इनको हुकूमत में लेकर आए थे और उन्होंने उसके बाद अपने लाने वालों का जो हशर किया है, अपने मोसों के साथ जो कुछ किया है, जो उनके साथ उनके सर पर गंद डाला है, और जिस तरह उनको बदनाम करने की कोशिश की है, और जिस तरह आवाम को उनके ख़िलाफ़ करने की कोशिश की है, अब इस्टेब्लिशमेंट दोबारा उसके ऊपर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। या यूँ कह लें कि जिस तरह एक मुहावरा है कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जा सकता, तो इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान साहब के जो बिल है वहाँ पर अब दोबारा उंगली डाल के अपने आप को डसवाने की कोशिश नहीं करेगी। अब जो भी डील होगी उसका बहुत सोच समझ के डील की जाएगी, और उसमें इमरान साहब को कोई ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि ये दोबारा फिर अपना वही खेल खेल सके, वही गंदा खेल जो वो आज तक खेलते आ रहे हैं, और जिसके लिए वो अपने आप को, जिसका माहिर समझते हैं, एक माहिर खिलाड़ी समझते हैं उस गंदे खेल का, चाहे उसमें मुल्क व कौम का बेड़ा गर्क हो जाए, तो उस खिलाड़ी को इतना खेलने की इजाज़त, खुल कर खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो मुल्क व कौम के मफाद पर कोई ज़द पड़े और मुल्क व कौम का मफाद जो है उससे मजरूह हो। तो उसमें ये है कि अब जो रिहाई का अमल है ये अभी जारी है, लेकिन अप्रैल के बाद जो है शायद ये रिहाई का अमल स्लो हो सकता है और उसके बाद सज़ा का अमल बहुत तेज़ी से शुरू हो सकता है। और अभी जो मैंने बात की है कि शायद किसी एक केस में उनको रगड़ा लगाया जाएगा। ये जितने केसेस में इनकी रिहाई हो रही है कि केसेस दुरुस्त थे, ये मैं आपको बता दूं कि गलत केसेस नहीं बने हुए थे, ये केसेस बिल्कुल सही है। लेकिन इस्तग़ासा ने जल्दबाजी में जो उनको ऊपर जो केस बनाए हैं, जल्दबाजी में उसमें ऐसे सुकम रखे हुए हैं, ऐसी जो है ना वो कमज़ोरियाँ केस में कि जो हाई कोर्ट में जाकर उड़ जाती है, क्योंकि जल्दबाजी
निचली अदालतों ने तो सलाह दे दी, लेकिन जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आला अदालतों में आला अदलिया में जो जब ये केस जाते हैं, किसी किस्म का केस हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसमें उनका बैकग्राउंड देखा जाता है, उनके सबूत देखे जाते हैं, कैसे क्या कब कैसे हुआ वो सब कुछ देखा जाता है। उसके बाद फिर जो फैसले किए जाते हैं। तो हाई कोर्ट में ये फैसले इसलिए चैलेंज किए गए थे कि ये उनको पता था कि ये केस कमज़ोर है, उनकी बुनियाद कमज़ोर है, जिनके बारे में ये है कि कुछ मज़ीद शहादतें पुख्ता शहादतें नहीं हैं जिनके ऊपर भरोसा करके उनको सलाह दी जा सके। तो इसलिए ये केस शायद ख़त्म भी हो जाएंगे बाद में। मगर एक केस ऐसा है इमरान खान के ख़िलाफ़ जो ईद के बाद शायद वो फ्रेम किया जाएगा। वो केस अभी तक फ्रेम नहीं किया गया, एक नया केस है, और वो है इमरान साहब की बेटी का केस। टैरियन का केस जो है, इमरान साहब की जो बेटी है अमेरिका में नाजायज़ औलाद जो आउट ऑफ वेडलॉक जो है पैदा हुई थी, और जिसके बारे में इमरान साहब आज तक मुकरते रहे, मगर अमेरिका में वो अपने जो है कोर्स के अंदर वो साइन करके है और वहाँ पर ये तस्लीम भी करके है कि ये हकीकत है कि उनकी बेटी है। तो उसके बारे में कुछ सज़ाएँ हैं, वो शायद इनको ना बचा सके। तो वो वही बात है कि ये बड़ी बड़ी जो 10-12 साल की सज़ा दी गई थी इनको, वो तो ख़त्म हो जाएगी, मगर कम से कम 2 या 3 साल तक की सज़ा इनको ज़रूर होगी किसी केस में। और अगर सज़ा ना भी हुई तो केस को इतना लटकाया जाएगा कि ये 2 या 3 साल तक जेल से बाहर ना आ सके और जेल से बाहर आने के लिए कासिर रहें। क्योंकि जो इस वक्त सेटअप चल रहा है, इस सेटअप को लपेटा नहीं जा सकता। एस्टेब्लिशमेंट हो या सियासी मोहरे हों, वो इस सेटअप को बहुत जल्द लपेटने की पोजीशन में नहीं है और ना ही वो लपेटना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये सब सेटअप लपेट गया तो फिर हमारी मुल्क से जमहूरियत का बिस्तर भी गोल हो जाएगा और शायद फिर आमरीत या मार्शल लॉ के इम्कान रोशन हो जाएंगे कि जो कोई भी नहीं चाहता। क्योंकि मार्शल लॉ और आमरीत कोई भी हो, इनमें से एक चीज़ वो किसी भी मुल्क के लिए एक जहर कातिल की हैसियत रखती है और उसको कोई भी नहीं चाहेगा कि हालात उस नहज तक पहुँचे। इसलिए हालात को सबूत रखने के लिए, मुल्क को आगे चलाने के लिए, मुल्क के मुआशी हालात को ठीक करने के लिए, मुल्क के मुआशी हालात को ठीक करने के लिए, मुल्क के सियासी हालात को ठीक करने के लिए कम अज़ कम 2 से ढाई साल का वक्त चाहिए। और 2-2.5 साल से पहले इमरान खान को बाहर लेकर आने का मतलब ये है कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना और एक चलती गाड़ी की जो है ना टायर बस्ट कर देना। तो ये कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए इमरान खान साहब के जो चहीते लोग ये सोच रहे हैं कि उनको अप्रैल में रिहाई मिल जाएगी, ये उनकी खाम ख्याली है। क्योंकि हालात जिस नहज पर जा रहे हैं, हर एक को मुल्क को कौम का मफाद मुल्क को कौम का मफाद अजीज़ है। इमरान साहब को चाहिए कि मुल्क को कौम के मफाद को अजीज़ रखें और मुल्क को कौम के मफाद को पहले रखें, अपनी ज़ात को बाद में रखें। मगर इमरान खान जहाँ पर गलती कर जाते हैं कि उनके नज़दीक मुल्क को कौम कुछ नहीं है, उनकी अपनी ज़ात सब कुछ है कि अगर इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये नारा लग भी चुका है। तो इसी वजह से इन चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ जो है ना बादी नज़र में बिल्कुल जो है इस चीज़ पर कभी यकीन नहीं आता कि इमरान खान साहब को जल्द रिहाई मिल जाएगी उनको रिहाई। उनको जो 10, 12 और 8 साल की सज़ाएँ वो नहीं होंगी, लेकिन उनको कम अज़ कम 2 से ढाई साल की सज़ा, अगर सज़ा भी ना हुई तो 2-2.5 साल उनका केस को इतना लटकाया जाएगा कि वो 2-2.5 साल तक जेल के अंदर ही रहें और उतनी देर में मुल्क की मईशत का पहिया जो है वो सही ट्रैक पर चल पड़े। और जब मुल्क की मईशत का पहिया सही ट्रैक पर चला जाएगा तो फिर इमरान खान साहब अगर बाहर भी आ जाते हैं तो अवाम अंधे नहीं है। अवाम को भी नज़र आ रहा होगा कि ये हुकूमत जो है मिल के या जो एस्टेब्लिशमेंट मिल के मुल्क को सही सिमत में चला रहे हैं। तो लोगों को सुकून चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को पेट भर कर रोटी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें और महंगाई ख़त्म होनी चाहिए और महंगाई ख़त्म हो जाए और लोगों को पेट भर कर रोटी मिलना शुरू हो जाए, उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाए, तो कौन अहमक होगा जो दोबारा सड़कों पर निकले और इमरान खान साहब के पीछे चले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर एक तीर से 2 शिकार किए जा रहे हैं, एक तो मुल्क की मईशत दुरुस्त की जाएगी और दूसरी तरफ उसी तीर से इमरान खान साहब का सियासी शिकार किया जाएगा कि अगर इमरान साहब बाहर आ भी जाते हैं और अगर इलेक्शन की भी नौबत आती है तो इमरान साहब के पल्ले में कुछ भी ना आए। तो ये असल में मेरे ख्याल में जो है हिकमत अमली है हुकूमत इसकी, इस्टेब्लिशमेंट की और हुकूमत की। अब दूसरी तरफ और उसकी वजह यही है कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि इनकी कोई डील भी होती हुई नज़र आ रही है, डील भी लटकाने के लिए है। क्योंकि डील के नतीजा इसी तरह सामने आ सकता है, डील हो सकती है कि अब देखें कि हार्ड हिटर जो थे शेर अफजल मरवत जैसे, जो हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे, उनको एक साइड पर कर दिया गया। इमरान खान साहब ने खुद ही उस मीटिंग में जो है ये जो अभी परसों उन्होंने की है जेल के अंदर बैठ के कोर कमेटी की मीटिंग को जिसको प्रिजाइड किया उन्होंने, उसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को फारिग कर दिया एज अ फोकल पर्सन। और वो जो मैंने अर्ज़ किया कि वो अपने पुराने चेहरों को सामने लेके आए कि जो धीमे मिजाज के लोग हैं, जो तनकीद करते हैं मगर उस हद तक तनकीद करते हैं जिस हद तक जायज़ होनी चाहिए।
تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ عمران صاحب اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ان مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے بشریٰ بی بی کی زہر خورانی کا معاملہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے بہت زیادہ شور شرابہ مچا ہوا ہے، بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کو سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ یہ بقول بشریٰ بی بی کے اپنی زبانی یہ بات ہوئی ہے کہ ان کو زہر دی جا رہی ہے، سلو پوائزن دیا جا رہا ہے، لیکن کوئی ان سے مجھے اور یہ تک کہا گیا کہ ان کی فوڈ میں ہارپک کے 3 قطرے ڈالے گئے ہیں، یعنی کہ بشریٰ بی بی کو یہ بھی پتہ ہے کہ قطرے کتنے ڈالے گئے تھے اور ہارپک کی ڈالے گئے۔ تو بشریٰ بی بی آپ یہ بھی بتا دیں، اگر آپ کو اپنے موکل نے یہ بتایا تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ قطرے کس سے ڈالے۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہارپک جو ہے نا کوئی اتنا زیادہ زہریلی چیز نہیں ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکے، اس سے یہ کہا گیا ہے کہ سلو پوائزن دیا جا رہا ہے۔ بی بی آپ کی عمر اتنی ہے کہ اب اگر تھوڑی بہت آپ کو جسمانی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو آپ اپنی عمر دیکھیں، اور اس عمر میں عام طور پر نیچرلی لوگوں کو تکلیف ہو ہی جاتی ہے، تو اس کے لیے آپ زہر خورانی اور بلا بلا اس طرح کی چیزوں کو سہارا نہ لیں اور حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں، اور وہ جو سیاسی پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے وہ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن پھر بھی حکومت نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا، اسٹیبلشمنٹ نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا، جیل حکام نے اس معاملے کو سنجیدہ لیا، اور بشریٰ بی بی کے لیے پی ایمز ہاسپٹل کے 4 ڈاکٹروں کا بورڈ بٹھایا گیا، اور عمران صاحب کی خواہش کے اوپر اس بورڈ میں عمران صاحب کے جو ہے کینسر ہاسپٹل ہے، شوکت خانم ہاسپٹل ہے، اس کے ڈاکٹر فیصل جو ہے ان کو بھی بٹھایا گیا، وہ بھی موجود تھے۔ اور جب ڈاکٹر فیصل سے اخباری نمائندوں نے سوالات کیے تو اب وہ ظاہر ہے کہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتے تھے اور سچ بھی پوری طریقے سے نہیں، کیونکہ سچ بولنے کی صورت میں ان کا باس عمران خان ناراض ہو جاتا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ایسا ہے، گول بول جواب دیا کہ نہیں، کوئی زہر خورانی کا کوئی ایسا شواہد تو سامنے نہیں آئے، لیکن مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اس کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی جس میں یہ ثابت ہوا کہ زہر خورانی کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے، اور اس میں کوئی کسی قسم کا ایسا عنصر جو ہے نا ان کے معدے سے نہیں نکلا، یا ان کے خون یا ان کے یورین کے سیمپل میں سے ایسا کوئی عنصر جو ہے نا نہیں ملا جس سے زہر خورانی کا خدشہ جو تھا ان کا وہ درست ثابت ہوتا ہو۔ یہ نفسیاتی حربے ہوتے ہیں، یہ جو جنگ عظیم میں گویبلز وغیرہ نے استعمال کیے تھے، یہ اس طرح کے حربے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو کہ لوگوں کو جھوٹ جو ہے وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب کی شروع سے یہ پالیسی ہے کہ اتنا جھوٹ بولو کہ ان کا وہ جو جی بریگیڈ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو ایک فوج پوری بیٹھی ہوئی ہے، اتنا جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے اگر آپ کے ذہن میں دن میں تقریباً 1 لاکھ یا 50,000 لوگوں کے یہ تجزیہ آنا شروع ہو جائیں کہ عمران صاحب سچ بول رہے ہیں اور باقی سب جھوٹ بول رہے ہیں، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنی دنیا کہہ رہی ہے تو یہ سب سچ ہی ہے۔ تو یہ چیز ہے وہ اپنا جو ہے وہ وہی نفسیاتی حربے استعمال کر رہے ہیں حکومت کو انڈر پریشر لانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریشر لانے کے لیے، تاکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کے فیصلے کے حق میں اس کی اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب ایک بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے جو یو کے کا ایک بہت ہی ریپیوٹیبل جریدہ ہے گارجین، آپ نے نام اس کا سنا ہوگا۔ اس اخبار نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ 2019 سے لے کر اب تک 2023 تک جو ہے انڈیا نے پاکستان میں اپنے راہ کے جو ہینڈلر ہیں ان کے ذریعے تقریباً 20 آدمیوں کو قتل کرایا ہے۔ یہ ایک بہت سنگین الزام ہے جو گارجین نے انڈیا پر لگایا، یہ پاکستان نے الزام نہیں لگایا۔ یہ ایک بہت ہی دنیا کا بہت ہی معروف جریدہ ہے اور اس کی بڑی ساکھ ہے، یہ ایک ساکھ والا اخبار ہے جس نے یہ الزام لگایا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی اسی طرح کا ایک الزام انڈین گورنمنٹ پر لگایا تھا کہ جہاں پر ایک سکھ رہنما کو جو ہے اس میں کینیڈا میں قتل کیا گیا تھا، تو انہوں نے ڈائریکٹ اس کا الزام جو ہے نا مودی پر لگایا تھا کہ مودی کی براہ راست نگرانی میں یہ کام کیا گیا، اور اس معاملے کے اوپر یورپین یونین اور کینیڈا اور امریکہ اور انڈیا کے درمیان کافی جو ہے نا وہ کھچاؤ کی صورتحال بھی پیدا رہی ہے، اور اس میں سفارتی تعلقات اپنے سفیر وغیرہ بھی انہوں نے واپس بلا لیے تھے۔ تو اب وہی الزام پاکستان کے حوالے سے گارجین نے لگایا ہے کہ جہاں پر 20 آدمیوں کو انہوں نے نام بھی دیے ہیں کافی سارے، تو ٹائم کی کمی کی وجہ میں نام ابھی نہیں دہرا رہا، تو آپ اگر گوگل وغیرہ کو سرچ کریں گے تو آپ کو شاید وہ نام بھی مل جائے گا گارجین کے حوالے سے۔ تو اس میں جو ہے 20 افراد کو قتل کرایا گیا ہے، اور اس میں ہمارا ایک دوست ملک بھی امریکہ انڈیا کے ساتھ مدد کے طور پر شامل تھا۔ اب اس معاملے پر حکومت کیا رد عمل دیتی ہے، اور حکومت اس معاملے کو بین الاقوامی کمیونٹی میں انٹرنیشنل لیول پر انڈیا کے خلاف کس طرح استعمال کرتی ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اور حکومت کو چاہیے کہ اتنے بڑے الزام کے اوپر خاموشی اختیار نہ کرے اور نہ ہی کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرے، اگریسو وے میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس چیز کو اچھالے، اس چیز کو اجاگر کرے، اور ان لوگوں کو باور کرایا جائے کہ انڈیا جو ہے پاکستان میں کس طرح کی مداخلت کر رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی، انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو، اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم اور شکریہ۔